आपका नाम मनोज भावुक है सर। ये भावुक के पीछे की कहानी क्या है? आप तो शुरू में ही जख्म कुरेदने लगे। भावुक तखल्लुस है। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। तो जब मैं मंचों पर बोलता था या लिखता था या किसी कार्यक्रम में होता था तो किसी खास दोस्त ने कहा कि भाई आप तो भावुक कर देते हैं। आपको लखनऊ में एक अवार्ड मिला था जिसके चीफ गेस्ट थे ब्रिजेश पाठक। इंजीनियरिंग की आपने युगांडा और लंदन जैसे जगहों में रहा आपने। उसके बाद आप जर्नलिज्म में आए, टीवी जर्नलिज्म में आए, दूरदर्शन जैसे चैनलों में आपने काम किया। उसके बाद राइटर बने, पोएट बने और फिर थिएटर किया आपने। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि अंडे का क्या होगा, आमलेट बनेगा, फ्राई होगा, चूजा बनेगा, कुछ पता होता नहीं। मैंने सारेगामा का प्रोजेक्ट हेड रहा भोजपुरी में। तो परिवार की तरफ से पिताजी ने कभी नहीं टोका? माताजी ने बताया तो पिताजी ने 1.5 साल बात नहीं की। अंतिम समय वो बोले कि बेटा देखो, तो जो शहीद हुए उन्हीं का देश नहीं था। मैंने कई जगह बात कही, ये देश सबका है। पर क्या है ना, बहुत लोग की मानसिकता है कि भगत सिंह बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ पैदा ना हो, हमारे बगल के घर में पैदा हो। ये मेरे पिताजी को भी लगा था, तभी तो नहीं बात की। लेकिन अंत में उनको एहसास हुआ कि ये जिंदगी आपको मिली है, आप 1 अरब के आदमी हो जाए। वो 1 अरब तब तक है आपके साथ जब तक आप जीवित हैं। भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं आपको? भोजपुरी लिखी पढ़ रहा हूँ। कैसे अच्छे लग जाते हैं सर आपको? कि भोजपुरी में जितने गाने बनते हैं अधिकतर करके मतलब कुछ सेंटर को जो टारगेट करते हैं, महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं कि अच्छे गाने अच्छे लगते हैं, खराब गाने खराब लगते हैं। अगर आप कहिए तो दोनों विकल्प है। आप अच्छा सुनिए। आपने कैसे सुना, आपको कैसे पता लगा? आप वही सुन रहे हैं। फर्स्ट क्लास में भीड़ कम होती है, थर्ड क्लास में भीड़ ज्यादा होती है। आप चलाएंगे उसी गाने को, देखिए अपनी भी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और ऐसा अश्लील बोलकर उस गाने का बोल बोलेंगे तो क्या होगा कि जिसने नहीं भी सुना है वो भी सुनेगा। मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला, 2019 में हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। साफ तरीके से उसका स्टेटमेंट है कि इस तरह के गाने नहीं बजने चाहिए। अगर मीडिया इस तरीके का भाव नहीं लाता, लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते। पवन सिंह कैसा लगता है सर आपको? नहीं ठीक है, एज ए गायक अच्छे हैं, बाकी किसी के पर्सनल उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात है, एज ए गायक, अभी मेल गायक में भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी का हिंदी में भी बहुत लोगों से अच्छे हैं, वैसी गायकी एज इंसान कैसे हैं? पता नहीं, मैं उस ढंग से मैंने काम किया। इंसान जो उनकी कहानियां हैं, ठीक है, सपोर्ट वो आदमी अगर मूड में आ जाए तो बहुत लोग को बहुत सपोर्ट करता है। आपके बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने हर जगह से छाना, आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी, ये सवाल हर इंडस्ट्री के लिए और घिसा पीटा सवाल है। इस पर बात ही, कास्टिंग काउच तो है लेकिन मेरे साथ नहीं। हिंदी में भी उठे हैं सवाल, भोजपुरी में भी उठे हैं सवाल। एक मोनालिसा, एक अक्षरा से, दोनों ने ये आरोप लगाया है। मीडिया आके साफ तरीके से खुल के बोला है सामने। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, राइटर, पोएट, टीवी जर्नलिस्ट और तमाम चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे साथ आज मनोज भावुक सर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने बुलाया हमें। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपका नाम मनोज भावुक है सर, ये भावुक के पीछे की कहानी क्या है? आप तो शुरू में ही जख्म कुरेदने लगे। भावुक तखल्लुस है। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। भावुक तखल्लुस है। और मेरी पहली किताब आई भोजपुरी गज़ल संग्रह तस्वीर ज़िंदगी के। तो जब मैं लिखने लगा, स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही लिखने की शुरुआत हो गई थी। कानपुर में मैं था, बीएनएसडी इंटर कॉलेज कानपुर, जहाँ से 10+2 कर रहा था। तो जब मैं मंचों पर बोलता था या लिखता था या किसी कार्यक्रम में होता था तो लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो किसी खास दोस्त ने कहा कि भाई आप तो भावुक कर देते हैं। और उसके बाद अच्छा लगा, तो फिर आपका नाम मनोज भावुक होना चाहिए। और उसके बाद से मनोज कुमार सिंह की जगह वो मनोज भावुक के नाम से मैं लिखने लगा, अखबारों में, पत्रिकाओं में जी। तो उसके बाद जितने कार्यक्रम बनाए, चाहे टेलीविज़न के लिए या कोई भी क्रिएटिव वर्क हुआ, तो मनोज भावुक के नाम से हुआ। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने आपके फैमिली के बारे में भी पढ़ा, आपकी वाइफ के बारे में, 2 बच्चों के बारे में। तो वहाँ से मेरा जहन में ये सवाल आया कि ये भावुक क्यों? एक चीज़ और थी सर, जैसे कि मनोज मुंतसिर हैं जी, उनका नाम मनोज मुंतसिर तो है नहीं सर जी। तो वहाँ से मुझे सवाल आया कि सर ये भावुक क्यों? तो मेरे जहन में था नहीं, ये अधिकांश शायर को देखेंगे और एक तखल्लुस लगाते हैं, उपनाम लगाते हैं। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के नाम पर लगा देते हैं, बाराबंकवी, सिवानी, ऐसे करके, गोरखपुरी। तो अब सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था, निराला उनका तखल्लुस था। तो ये तखल्लुस है, उपनाम है। और गज़लों में देखेंगे कि अंतिम शेर, जिसे मक्ता कहते हैं, उसमें शायर का उपनाम आता है। मेरी अधिकांश गज़लों में आया है। घाम बदनाम बा भले भावुक,
पाँव तो छाँव में जरल बाटे। तो अंतिम जो शेर होता है गजल का, उसमें उपनाम आता है। तो ये अधिकांश कवियों के साथ है। भोजपुरी सिनेमा के संस्कार के लिए आपको लखनऊ में एक अवार्ड मिला था, जिसके चीफ गेस्ट थे ब्रिजेश पाठक जी। सर। उनसे कोई बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, बात तो नहीं हो पाई क्योंकि वो आए और तुरंत वापस चले गए। तो ब्रजेश जी से बात नहीं हुई। लेकिन मुझे ये जो मेरी किताब अभी 2024 दिसंबर में प्रकाशित हुई, भोजपुरी सिनेमा के संसार, तो उसके लिए वहाँ पर फिल्म समारोह था और उसमें मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। तो उसमें उस कार्यक्रम में मैं गया हुआ था। लेकिन अधिकांश जो वहाँ पर अतिथि आए हुए थे वो पहले से परिचित थे, ब्रजेश जी के साथ भी या दिनेश शर्मा जी, जैसे मैंने अभी जिक्र कर बस रहा ऐसा था। था कि आप आए, अवार्ड दिए और हाँ, चले गए। तो वो चले गए। लेकिन मैं कार्यक्रम के अंत तक रुका रहा क्योंकि जो वहाँ की टीम थी वो चाहती थी कि मेरे हाथ से कई सम्मान भी दिए जाए। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे, मुझे सीक्वेंस बताइए, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप पहले इंजीनियरिंग की आपने युगांडा और लंदन जैसे जगहों में रहा आपने। उसके बाद आप जर्नलिज्म में आए, टीवी जर्नलिज्म में आए, दूरदर्शन जैसे चैनलों में आपने काम किया। उसके बाद राइटर बने, पोइट बने और फिर थिएटर किया आपने। थोड़ा सीक्वेंस बताइए सर, कब कब कैसे कैसे क्या क्या, क्योंकि दो चीज़ें तो मैं जानता हूँ। एक तो आप इंजीनियर बने, वो मैं पता है। उसके बाद वहाँ से आपने मूव किया दूरदर्शन में टीवी जर्नलिज्म की तरफ। उसके बाद क्या क्या सीक्वेंस है सर आपके? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना वक्त तय करता है, डेस्टिनी डिसाइड करती है। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि अंडे का क्या होगा, आमलेट बनेगा, फ्राई होगा, चूजा बनेगा, कुछ पता होता नहीं। आदमी बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। और उसमें बहुत सारे स्कूल में देखे हैं कि स्पोर्ट्स भी चलता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलती है। कुछ लोग होते हैं जो सब में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाए, लेकिन पढ़ने में भी अच्छा है, डर भी लगता है। तो ये चीज़ें थी। मैं जब स्कूल में था तो हिंडाल्को रेणुकूट में मेरी परवरिश हुई है। मेरे पिताजी हिंडाल्को में थे। तो हिंडाल्को मैनेजमेंट मुझे बोलने के लिए पिलानी, जो बेड़ा का गांव है राजस्थान में, और देश के कई हिस्सों में उन लोगों ने मुझे भेजा। मैं मंचों पर बोलता था, नाटक में, रामलीला, वहाँ रामलीला परिषद है। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा रामलीला होता रामनगर में। आप बनारस के रहने वाले हैं, आपको पता होगा रामनगर इतना बढ़िया रामलीला हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। सही। उसके बाद रेणुकूट में बेड़ा मैनेजमेंट कराती है, तो उसमें मैं भाग लेता था। तो रंगमंच के प्रति या नाटकों के प्रति मेरा रुझान था। लेकिन मैं स्कूल टॉपर था, पढ़ने में अच्छा था। और चूंकि वो बेड़ा मैनेजमेंट की वहाँ फैक्ट्री थी, तो फादर चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। तो उनकी इच्छा थी, इसलिए मैं आगे पढ़ाई किया, इंजीनियर बना। लेकिन पैरेलल लिखने, पढ़ने, कविता करने का और रंगमंच करने का। पटना में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय, और वहाँ मैंने थिएटर में डिप्लोमा किया नाटकों में। तो ये उसी समय 99 में मैं सीरियल लिखा पटना दूरदर्शन के लिए, तहरे से घर बसाया। मंचों पर जाने लगा था, मतलब उस समय लगातार मंचों पर मैं सक्रिय था काव्य पाठ के लिए। बस ये पूछ रहा हूँ सर आपसे, जैसे कि पहले आप तो कॉलेज की बात बता रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ कह रहे हैं सर आप। मतलब पहले आप कॉलेज से निकले, आप इंजीनियर बन गए, आप सारे एक्टिविटी में ठीक थे, आपने जाहिर कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले आप इंजीनियर बने, उसके बाद आप दूरदर्शन में आए, उसके बाद सर नहीं, कैसे? वही मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल चला, ये चीजें पैरेलल चल रही थी। अब चूंकि जैसे मेरा सिलेक्शन हो, मैं मुंबई गया, पर्लपेट में नौकरी कर रहा था, तो नौकरी भी कर रहा था और छुट्टी में भाग कर मैं जाके इंटरव्यू कर रहा था अपनी किताब के लिए। चूंकि लेखन में था, लगातार लिख रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं और पैरेलली लिखते हैं, तो मैं लिख रहा था। तो उसमें जाकर अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया, सुजीत कुमार का किया, और कोशिश कर रहा था कि फिल्मों की तरफ मैं मूव करूँ, गीत लिखने। लेकिन तब तक मेरा सिलेक्शन युगांडा में हो गया, और घर का दबाव था कि नहीं, कहाँ इधर जा रहे हो फिल्म में, और उधर जाओ। मैं युगांडा गया, वहाँ 3 साल नौकरी किया, शादी हुई, वाइफ को लेकर गया, फिर लंदन में पोस्टिंग हुई, वहाँ गया। वहाँ भी मैं बीबीसी में जाता था, क्योंकि जो जिस प्रकृति का होता है ना, कहते हैं ना, जो पियक्कड़ है तो कहीं ना कहीं अपना अड्डा ढूंढ लेता है, कितना भी सरकार जो बंद कर दे। जिसका जो नशा है वो ढूंढ लेता है। तो मैं वहाँ पर युगांडा में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की मैंने स्थापना की, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम करता था। लंदन में गया, वहाँ भोजपुरी समाज बनाया, बीबीसी में जाता था। तो ये पैरेलल चलता रहा। और जब मुझे अवार्ड मिला मेरे गज़लों पर भारतीय भाषा परिषद, मैं कलकत्ता आया। गुलजार जी के साथ 3 दिन था, 3 दिन का कार्यक्रम था। और उन्होंने कहा कि जब सुना उन्होंने काव्य पाठ, तो तुम क्यों स्पॉइल कर रहे हो अपना लाइफ, मुंबई आओ, इतना अच्छा बोल रहे हो, इतना अच्छा लिख रहे हो। एक वो, और दूसरी घटना कि भारतीय भाषा परिषद ने मुझे इतना पैसा नहीं दिया था कि लंदन से मैं आऊँ जाऊँ। वहाँ जो हमारे फैक्ट्री का मालिक था डेविड, मैं उदास था। मैंने बोला कि ठीक है, जो अवार्ड दे रहे हैं हमको, इसलिए अवार्ड मिला है मेरी गज़लों पर। उनको पता है कि लिरिक्स के लिए अवार्ड मिल रहा है मुझे और पोइट्री के लिए
लेकिन ये है टिकट तो नहीं दे रहे, टिकट दे रहे मेरे नेटिव प्लेस से कोलकाता तक का। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस अंग्रेज ने कहा, तुरंत सुना तो बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। पोएट का मतलब, राइटर का मतलब, आर्टिस्ट का मतलब भगवान होता है हमारे यूपी में। उसने मेरा टिकट किया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, ना भोजपुरी से, ना यहाँ के प्रोग्राम से। लंदन से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से लंदन आने जाने का टिकट डेविड ने दिया था, आज मैं बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कला का आदर और कला का महत्व। दूसरा गुलजार जी ने कहा, और तब मेरे मन में हो गया था कि मैं वापस चलूँ। बहुत सारे गीत भी वैसे लिखे और मैं वापस आया। आने के बाद फिर मैं से दूरदर्शन तो बता ही चुका था, पहले ही सीरियल लिख चुका था। आने के बाद यहाँ चैनल नए नए खुल रहे थे, उनके साथ मैं जुड़ा और काम करने लगा। मतलब आप सिर्फ उनके लिए लिख रहे थे आप? जब मैं पटना में था तो मैं सीरियल लिखा, उसमें एक्टिंग भी किया। दूरदर्शन में भी सीरियल लिखे जाते थे सर उस वक्त? मेरा लिखा हुआ सीरियल 99 में आया, ठीक है। तहरे से घर बसाया। भोजपुरी का पहला सीरियल जो आया वो 98 में आया, पटना दूरदर्शन और लखनऊ दूरदर्शन से, जिसका नाम था सांची प्रीतिया। फरमान इलाही ने बनाया था। टीवी जर्नलिज्म में पता है हम क्या सोच रहे थे? जी, मैं ये सोच रहा था कि जैसे यहाँ तमाम लोग पत्रकार बैठे हैं, ये बैठे हैं, जैसे कि ये साधना न्यूज है, बाकी चीजें हैं, बाकी चैनल हैं, तो उसके अंदर आप जर्नलिज्म में आए, तो वहां पे आपने डेस्क पे काम किया। मैंने कोई पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया, मैं एंटरटेनमेंट का आदमी हूँ। ये चीज है। मैं जब टीवी में भी आया तो मैं प्रोग्रामिंग हेड था, मैं क्रिएटिव हेड था, मैंने सारेगामा का प्रोजेक्ट हेड रहा भोजपुरी में। तो ये पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट सेक्टर है। चूंकि बोलने में अच्छा था तो ऑन स्क्रीन आया, एंकरिंग करना, एक एक चैनल में 4-4 प्रोग्राम शो होस्ट करता था, प्रोग्राम बनाता था, प्रोड्यूसर स्क्रिप्टिंग खुद करता था। तो ये सब शुरू हुआ। लेकिन जो न्यूज का सेक्शन है उससे मेरा कभी कोई लेना देना नहीं था। हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे जी कि सर से पूछिएगा जी जी कि जब इंजीनियरिंग किए तो इंजीनियरिंग छोड़ कहीं दिए, जब इंजीनियरिंग करना नहीं था उनको तो छोड़ कहीं दिए? ये तो बहुत सारे लोगों से सवाल, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो डायरेक्शन में हैं। मन था, एक ही जिंदगी है, इसी में आपको करना है। मैंने किया, पिता की इच्छा थी, उनकी इच्छा मैंने पूरी की। और उसके बाद लोग इसलिए भी नाराज हुए, मेरे पिता नाराज हुए कि आप लंदन छोड़कर चले आए। कोई भी पिता नाराज होगा कि देखो लोग इधर से उधर भागते हैं, ये पागल है। लेकिन मुझे करना था, तो जो इच्छा थी उसकी। सर वो टीवी जर्नलिज्म की जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे एक चीज़ पूछना था आपसे जी, क्योंकि जो लोग यहाँ जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स कॉमन है बहुत ज़्यादा, है ना? आपके टाइम पे सर मान लीजिए कुछ और रहा होगा, मैं बस जानना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसे जो लोग यहाँ काम करते हैं टीवी जर्नलिज्म में उनके लिए 2-4 शब्द बड़े कॉमन है। जी। लॉबी, जी सर, चाटुकारिता। आपके टाइम पे था क्या? आपके टाइम पे था नहीं क्या नहीं, तो मेरा कोई, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आदि मानव के जमाने के मैं हूँ। ये वही पीरियड है, 1 दशक 1.5 दशक के भीतर की बात है। पूरी कहानी ये हमेशा रहा है, और टीवी में नहीं है, ये हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में है। ये असल में जो आदमी पैदा होता है वो अपने गुण और दोष के साथ पैदा होता है। उसको किस रूप में देखते हैं, तो ये हर जगह, लॉबीगिरी फिल्म में भी है, नेपोटिज्म फिल्म में भी है। इवन आप देखिए कि इंजीनियरिंग के फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं कि ठीक है, कमजोर भी लड़का है लेकिन उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई जानने वाला अगर बड़े पोस्ट पर, तो उसको ले लेता है, ट्रेनिंग करा के ठीक कर लेता है। ये सब चीजें होती हैं। उसमें बात ये होती है ना कि कहीं कहीं मान लीजिए अब 20% होता है, 30% होता है, बट कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाता है, मान लीजिए 80% हो जाता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये होता है ना? वो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की बात कर रहा था मैं। भाई। आप ये देखिए ना, वो सब होगा, आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपको चमकना अपने टैलेंट से है। कोई पोजीशन दे देगा, इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं कि जिसको आप सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, अगर मैनेजमेंट चाहता है या चैनल का मालिक ही चाहता है, वो लड़का हो या लड़की हो, कि उसको आपके सर पर बैठा दे, तो या तो आप नौकरी करें, उसका ऑर्डर सुने, या तो नहीं सुने। तो ये सब बड़ा डिसीजन, ये सारे सेक्टर में है। आपको इन सारी कठिनाइयों के बावजूद एक पॉइंट सेट करना होगा कि हमें कहां जाना है, और उसके हिसाब से चलना होगा। फिर ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं। आपके टाइम पे सर दूरदर्शन में कौन था जब आप लिखते, क्रिएटिव हेड थे? ओभान साहब थे। मैं दूरदर्शन में जब था उस समय मैं नौकरी नहीं करता था, और कोई भी जो राइटर है जो सीरियल दूरदर्शन के लिए लिखता है, प्राइवेट चैनल के लिए, तो जरूर तो फ्रीलांस होता है। तो उस समय भान साहब थे, और वीडियो क्राफ्ट एक प्रोडक्शन हाउस था जो उनके लिए सांची प्रीतिया बनाए या तहरे से घर बसाए। तो मैं पटना में था और वहीं से लिखता था। कितना पे करते थे उस वक्त आपको? बहुत कम था। मतलब मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब शुरुआत किया तो मुझे तो पता ही नहीं था गीत के लिए या राइटिंग के लिए पैसा हो, तो शौकिया हम लोग को नशा था, और जब मिला तो उसमें बहुत खुशी हुई। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो लोग 5,000 रुपया मुझे पर एपिसोड का उस समय उन लोगों ने पे किया था। 5,000? हाँ, वो सीरियल करीब 1 घंटे का
था, तो ये था अमाउंट। ये 99 की बात कर रहा हूँ। आपकी रेम्युनरेशन कैसे कितनी थी इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग अलग अलग जगह, मैं जब नौकरी शुरू किया 2002 में पर्ल पेट में, तो मेरी एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर तो 3,000 रुपये थे। उसके बाद 1.5 साल बाद जब युगांडा चला गया तो 40,000 रुपये हो गए, प्लस सारा एकोमोडेशन। और जब लंदन चला गया तो 5 लाख रुपए हो गए। तो इंडिया में वापस आया तो 80-90 हज़ार रुपये पर काम करने लगा। फील्ड चेंज किया बिल्कुल, तो पैसे वाली बात ही नहीं थी, बात है पैसे के साथ आपके सेटिस्फैक्शन की। इंजीनियरिंग के फील्ड में न मैं चाहता था और न मुझे सेटिस्फैक्शन था। और मेरे गीतों में, मेरे गज़लों में कई जगह आया कि सोने के पिंजड़े में मैं बंद होकर नहीं रह सकता हूँ। पैसे की भूख मुझे न कभी थी न कभी है। आज भी फक्कड़ की तरह रहता हूँ, ई रिक्शा पर चल लेता हूँ, फ्लाइट पर भी चला और जनरल बोगी में भी चल लेता हूँ, मुझे कोई सफोकेशन नहीं होता। मिजाज सर आपका बहुत अच्छा है जी। पर परिवार की तरफ से कोई, जैसे होता है ना कि कंजर्वेटिव फैमिली होती है, सब आते हैं जैसे आप बता रहे सर, बाकी चीज़ें, तो परिवार की तरफ से पिताजी ने कभी नहीं टोका, माताजी ने? बताया तो, पिताजी ने 1.5 साल बात नहीं की। अच्छा। जब लौट कर आया तो बोला मेरा बेटा पागल हो गया है, पढ़ाई लिखा इंजीनियर, लंदन जैसे जगह पर रहा, तो परिवार के साथ रह रहा है। मेरी वाइफ आईटी फील्ड से थी, वर्क थी, सब कुछ ठीक है, और ये छोड़कर आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, भोजपुरी एक नए फील्ड में। तो 1.5 साल मेरे से बात नहीं की, और पिता की जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। मैं उनके पास बैठा था, उनकी तबीयत खराब थी। हमारे पिता, अगर आप देखेंगे विकिपीडिया पर, तो 14 साल हिंडाल्को मैनेजमेंट से लड़े हैं मजदूरों के लिए, कई बार जेल लगे, श्रमिक नेता थे। तो अंतिम समय वो बोले कि बेटा देखो, ये जो देश आज़ाद हुआ तो जो शहीद हुए उन्हीं का देश नहीं था। मैंने कई जगह बात कही, ये देश सबका है, तो किसी किसी चीज़ के लिए किसी किसी को शहीद होना पड़ता है। तुम अपने मातृभाषा के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पर क्या है ना, बहुत लोग की मानसिकता है कि भगत सिंह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैदा ना हो, हमारे बगल के पैदा, हमारे बगल घर में पैदा हो। ये मेरे पिताजी को भी लगा था, तभी तो नहीं बात की। लेकिन अंत में उनको एहसास हुआ कि ये जिंदगी आपको मिली है, आप 1 अरब के आदमी हो जाएं। वो 1 अरब तब तक है आपके साथ जब तक आप जीवित हैं। वो मर गए तो ट्रांसफर हो गया आपके नेक्स्ट पीढ़ी को, पता नहीं वो क्या करेगा, पता नहीं है। लेकिन जो आपका क्रिएशन है, कबीर जिंदा है, निराला जिंदा है, ठीक है, रफ़ी जिंदा है, किशोर जिंदा है। क्रिएशन में ही आप जिंदा रह सकते हैं। बस ये है कि आप क्या कमाना चाहते हैं। सर भोजपुरी गाने सुनते हैं आप? मैं लिखता ही हूँ तो सुनना पड़ता है, और ऐसा नहीं भी सुने तो भी सुनाई देता है। जिस इलाके में, क्षेत्र में बहुत सारे गाने मेरे फिल्मों में हैं। अभी आप देखिएगा कि अमूमन मसाले वाले गाने चलते हैं। भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं आपको? भोजपुरी लिख ही पढ़ रहा हूँ। कैसे अच्छे लग जाते हैं बुरे गाने बुरे लगते हैं। सर आपको भोजपुरी गाने कैसे अच्छे लग जाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का सवाल है सर कि भोजपुरी में जितने गाने बनते हैं अधिकतर करके, मतलब कुछ सेंटर को जो टारगेट करते हैं, महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं। महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, टमाटर, संतरा, बाकी जैसे चीजों को महिलाओं के वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों सुनते हैं? वही मैं बोला, आपने सवाल किया ना कि अच्छे गाने अच्छे लगते हैं, खराब गाने खराब लगते हैं। अगर आप कहिए तो दोनों विकल्प है। आप अच्छा सुनिए। आपने कैसे सुना? आपको कैसे पता लगा? आप वही सुन रहे हैं। सर एक बात बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बात आप, पर सवाल ये है सर कि आदमी सुनता वही है, सुनता आदमी वही है जो बहुत सारी चीजें, जब हर जगह वो बसती चीजें, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हर जगह हर गाने, अधिकतर गाने जब ऐसे बन ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर आप सुन लोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, अब भाई सैयारे कितने लोग देखे होंगे, देख रहे हो ना, गाना बज रहे हैं हर जगह, हर के पास मोबाइल है, आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सब सुन रहे हैं सर, है कि नहीं है सर? ऑप्शन है। मतलब अगर हम, जैसे हम आपकी किताब के बारे में बताते हैं सर, जी जी, इस किताब के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। आपकी किताब हमको बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट क्लास में भीड़ कम होती है, थर्ड क्लास में भीड़ ज्यादा होती है। यह सच है कि बहुत अश्लील गीत लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, कचड़े लोग आए, ठीक है। चलो हम आपको एक बात बताते हैं सर, आपको अब हमको बात बताइए सर, देवरवा धोनी चाटेला सर, क्या मतलब है सर इसका? अब यही गलत है। जैसे हम लोग अच्छी चीज़ों की बात कम कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल दे देकर जब ये बात करेंगे तो जो नहीं भी सुने होंगे, ऐसे ही मैं मीडिया को हमेशा दोष देता हूँ, मैं मीडिया का आदमी हूँ, कि आप चलाएंगे उसी गाने को, देखिए अपनी भी टीआरपी बढ़ाने के लिए बोले देखिए ये ऐसा अश्लील है, और ऐसा अश्लील बोलकर उस गाने का बोलेंगे, तो क्या होगा कि जिसने नहीं भी सुना है
वो भी सुनेगा। मैंने फाइनली उन गंदे चीजों का हम भी प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रहे सर, नहीं, हम उसको जागरूक करने की कोशिश कर कुछ रहे नहीं हैं। जागरूक सीधी सी करे, बात वो है लोग वही सुनी से कोई नहीं जागरूक होगा। जागरूक करने का, अंधेरे पर अंधेरा उछालने से उजाला नहीं होता, अंधेरे पर हम उजाला उछाले, यही पॉलिसी मैंने अपनाई कि हम जो है अच्छे गीत देना शुरू करें। ठीक है, बेशक उधर 100 सुन रहे हैं तो 10 के लिए विकल्प तो हुआ ना, तो हम अच्छे चीजों की तारीफ करना शुरू करें, अच्छी चीजों को बताना सर। शुरू मैं बड़े अच्छे करें। भाव से आपसे कह रहा हूँ सर, मान लीजिए जैसे वहाँ हत्या हो गई है, तो मैं बताऊंगा ना सर वहाँ हत्या हो गई है, बिल्कुल सच बताएंगे हत्या को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जो वहाँ अच्छी पे चीज, ब्रूटल हो गया है, तो मैं बताऊंगा ना सर ब्रूटली हत्या कर मैं दिया क्या किसी बोला, ने। मैंने एक लाइन में कहा कि अश्लीलता है। अब हम उन गानों का उदाहरण ले लेके बताना शुरू किए कि देखो ये, जैसे आपने नाम लेकर बोला कि फलना करेला, ये करेला, वो करेला, इससे भी गंदे गाने हैं। तो हम उन गानों के बोल बोल के कौन सी इस पे जागरूकता मेरा एक पैदा तर्क कर और रहे है, हैं? जी, मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला, 2019 में हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, साफ तरीके से उसका स्टेटमेंट है किस तरह के गाने नहीं बजने चाहिए। अगर मीडिया इस तरीके के भाव नहीं लाता, लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, तो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आते इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। ऐसा नहीं है। और यकीन मानिए सर, उसके बाद चीजें कम भी हुई। देखिए, ये 19 की बात नहीं है, ये पटना से लेकर उत्तर प्रदेश में जो चीजें हुई है, मैंने ये कहा कि एक लाइन में कह कि गंदगी है, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि विरोध अपनी, गंदगी है या मर्डर हुआ है, लेकिन जब हम उसी को दिखा दिखा के, उसी का नाम ले लेके, उस गाने का बोल 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 के करते हैं, तो हम एक तरह से, लोग उसकी वजह से आके उस वीडियो को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम उस गाने को एक ढंग से टीआरपी दे रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब और है, खैर सर मैं ये बता रहा हूँ, तो मैंने सिंपली कहा कि गंदगी है। मेरा तर्क सिर्फ एक ही बात पे है जी, मर्डर को अगर मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं क्या बोला कि मर्डर तो कहा, मैंने क्या कहा कि अश्लील है। हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं कि वो जिन जिन अंगों का नाम लेकर गा रहा है, हम भी उसी को बता रहे हैं कि देखो ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो हम कर क्या रहे, तो अश्लील हो गया, उसमें आ गया। अब वो जो अश्लील जैसे वो बता रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है, तो उसी बेशर्मी में तो हम भी जा रहे हैं। सर उनको बेशर्म जो कवि लिखते हैं सर, पीछे उनको शर्म नहीं है, मतलब उसी बेशर्मी में हम भी जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जो गलती कर रहा है उसको वही कर रहे हैं। वहां कवि नहीं की गलती सिर्फ नहीं है, वहां पूरा सिस्टम है। जो गा रहा है वो भी दोषी है, जो म्यूजिक बना रहा है वो भी, जो लिख रहा है वो भी, जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो भी दोषी है, और जो देख रहा है वो भी दोषी है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसके लिए सभी जिम्मेवार है, केवल लिखने वाला नहीं, जो गा रहा है वो भी दोषी है। क्यों गा रहा है? एक बात हम आपसे और पूछ रहे हैं सर, आपसे गाते क्या हैं सर, ऐसे गाने बनाते क्या हैं? वो उनका चल, वो बाजार बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको जैसे कोठा है, कोठे क्यों चलते हैं? उनको अगर इतना सेंस आ जाए कि नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं है, उनकी मानसिकता ये नहीं जैसे सोच रहे हैं स्वस्थ, उनको पैसा कमाना है, उनको लग रहा है इससे पैसा आ रहा है, बना रहे हैं। जिस दिन उनकी चेतना जग जाए कि नहीं करना है, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैंने तो एक भी अश्लील गाना नहीं लिखा। मेरे गीत बज रहे हैं, आप गूगल में सर्च कीजिए, मेरे गाने जो बज रहे हैं, टीआरपी, मेरे गजलें लोग गा रहे हैं, मेरे गीत गा रहे हैं। मुझे नहीं लिखना था, नहीं लिखा। इसके बारे में आपको भी मैं बात पीछे आगे भी बोलूंगा जी, क्योंकि सर आपकी जो अचीवमेंट है वो कमाल की है, आपने कमाल किया है जी, है ना। इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा कि आपने जब इतना कमाल किया है सर, आपने इतना भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाया है, इतने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं, आपकी और भी कई सारी चीजें हैं। आप चाहते हैं कि जो भोजपुरी गाने हैं, भोजपुरी जो गाने हैं, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में आना चाहिए। कई बार आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, बिल्कुल, उस सब पे मैं बात करूंगा आपको दुरुस्त तरीके से। बट जब आप ये सब करते हो, तो बहुत भारी संख्या में लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पे आवाज उठाओगे। इस पे जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज भावुक सर बहुत अच्छे आदमी हैं, आवाज उठाने का तरीका ये है, वही बोल रहा हूँ कि या तो आप सांप को मारिए तो मर जाए, आप उसको घायल करके मत छोड़िए। आवाज उठाने के कई तरीके होते हैं। एक जो खराब चीजें बन रही है, उसके पैरेलल हम एक अच्छा हलवाई का दुकान जो है ना, एक अच्छे मिठाई का दुकान खोले और यहाँ लोगों को बताया कि अच्छा मिलता है, यहाँ से लो। इसके ऊपर भी मेरा तर्क है, मैं नहीं दूंगा। 2000 से चालू हुआ था, 2025 आ गया, 2000 से सर आपके पास अभी 5-6 अचीवमेंट है, मैं कोई तर्क नहीं दूंगा सर। अभी देखिए धीरे धीरे 2-4 साल में कितने सारी चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, इसलिए रिप्लेस कर रहा है अच्छी चीज। धीरे धीरे लोगों को आ रहा है कि अब ये सब नहीं चलने वाला है। आपको मैं सुनिए जो असली, मैं बार बार ये बोलता हूं, आप 90 का दशक देखिए, जो उस समय के सबसे अश्लील गाने वाले लोग थे, गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया, अगर आप जानते, कोई नाम नहीं जानता, सब खत्म हो गए। ये जितने गाने हैं कचड़े वाले, वो उसी समय के साथ वो मर जाएंगे, गाने अच्छे ही जिंदा रहेंगे और वो गायक भी मर जाएंगे। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। मैं नाम लेके, पवन सिंह है, मतलब नाम ले लेके मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। आपने बताया ना कि जो आदमी सामर्थ्यवान हो गया, ठीक है, जब गाया सो गाया, आज आपके पास पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है,
आप अच्छे गीत बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लोग सुनेंगे। लेकिन ये जब चेतना जगे, जब जगे तब सवेरा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत गाए, चेंज होके वो अच्छा काम करना शुरू किए। बिल्कुल सही है सर। पवन सिंह कैसे लगते हैं ये सर चीज़ आपको? नहीं, ठीक है, एज ए गायक अच्छे हैं, बाकी किसी के पर्सनल उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात है, एज ए गायक, अभी मेल गायक में भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी का हिंदी में भी बहुत लोगों से अच्छे हैं, वैसी गायकी किसी एज की इंसान नहीं। कैसे हैं? पता नहीं, मैं उस ढंग से मैंने काम किया। इंसान जो उनकी कहानियां है, ठीक है, सपोर्ट वो आदमी अगर मूड में आ जाए तो बहुत लोग को बहुत सपोर्ट करता है। ऑब्जर्व बाकी किया जो होगा आपने? कहानियां नहीं, मैं उसमें नहीं गया हूँ, मेरा काम क्रिएशन का है, तो बहुत उस ढंग से इंटरेक्शन, हम लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ढंग से शूटिंग में या इंटरेक्शन उस ढंग से रहा नहीं। जो क्रिएटिव हमारा मंचों का इंटरेक्शन रहा है, ठीक है, गायकी का रहा है, फिल्म का रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ का इंटरेक्शन हमारा जो क्रिएटिव लोग नहीं होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं सर। नहीं, उसमें नहीं गया हूँ मैं राइटिंग में। इसलिए पर्सनल लाइफ में या उनके पर्सनल, हमारा कोई साथ में रहना भी नहीं हुआ है, न काम किए हुए, इसलिए नहीं उस पर ये कर सकते। लेकिन एज ए गायक ठीक है। आप जवाब नहीं देना चाहते सर? नहीं, जवाब मतलब जो चीज़ हो उसको बताया जाए ना। जिसके साथ आपके बारे में कोई पूछे, हम 2 बार 1 बार बैठे हैं पॉडकास्ट में, तो आपके बारे में नहीं बता सकते ना, जब तक आपके साथ हमारा कुछ काम नहीं रहा हो इस ढंग का। साथ में आदमी रहता है तो एक दूसरे को समझता है, जब साथ में अब काम मैं करते आपको हैं। बताता हूँ अपने बारे में। जी आप नोन पर्सन है। जी मेरी आपसे फ़ोन पर रब्ता हुआ, जी 2-3 दफ़ा मैंने आपसे बात की। पहले भी मेरी जितनी 2-3 दफ़ा मेरी आपसे बात हुई, जब मैंने आपसे बात की, आपका मिजाज बहुत लहजा था, आपका जो लहजा था बहुत नरम था। जी बात करने से मैंने काफ़ी आपको भांप लिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी जी इसके बाद जब मैंने आपके बारे में चैट जीपीटी में बाकी अलग अलग सोर्सेज पे जहाँ पे रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं मिली मुझे। जी जी दूसरा सबसे बड़ा कारण था सर कि आप जब बात करते हैं ना, आपका लहजा बता देता है। जी एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगा सर, किसी भी इंसान को अगर पहचानना हो आपको, 4 तरीके हैं सर। पहला, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। ये 3 चीज़ बहुत कुछ कहती है। मैं अभी नर्वस हूँ, मैं ऐसे करूँगा, लंप इन द ट्रॉट कहते हैं इसको। ये बताएगा कि मैं अभी नर्वस हूँ या कुछ दिक्कत आ रही है, नर्वस फील कर रहा हूँ मैं, हेजिटेट हो रहा हूँ मैं। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एक्सप्रेशन हो गया सर, है ना? तो ये चीज़ें सर आपको बता देती हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं है। क्या एक चीज़ सर और मैं बताना चाहूँगा कि किसी आदमी के बारे में जानने के लिए एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप मुँह से जो बोलते हैं ना आप, एक तो आप जो पास्ट में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वहाँ से निकल के आती हैं, पास्ट से लेके अब तक जो पढ़ी हुई है वहाँ से निकल के आती हैं। नंबर 2 सर, पास्ट लेके अब तक जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ वो चीज़ सामने आती है। तीसरी, अभी जो आपने हाल फिलहाल में कुछ पढ़ा होता है। 3 चीज़ों को मिला के आप बोलते हैं, आदमी सूंघ लेता है। अगर थोड़ा एक्सपर्ट हैं, अगर आपको समझ, आप सूंघ लेते हैं कि आदमी कैसा है, आप सूंघ लेंगे उसको। मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल सही। ये तो साइंस की बात होगी, मनोविज्ञान की एक अलग चैप्टर है। एक ही आदमी अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग, जैसे हो सकता है मेरे लिए अच्छा है, अपनी पत्नी के लिए अच्छा नहीं हो, अपने बेटे के घर में अच्छा नहीं हो, और अच्छा पति नहीं हो, अच्छा पिता नहीं हो सकता है मेरे से मुलाकात होती, मेरी प्रश्न हो सकता है मेरे से अच्छा से मिलता हो, अच्छे से बात करता हो, ठीक है, अरे क्या आप कमाल लिखते हैं सर, ये है भैया, दिस दैट हो गया। लेकिन वो घर में जाके पत्नी के लिए अच्छा नहीं। तो अच्छा और बुरा ये बहुत एक अलग चीज़ है। टोटलिटी में उसको वो बता पाएगा जो दिन रात उसके साथ रह रहा है और उसको समझ रहा है। मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो बातें आती हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सार्वजनिक है, लेकिन उसके आधार पर हम कोई ये नहीं बताते हैं। इसलिए मैं किसी के बारे में पर्सनल लेवल पर वो टिक्का टिप्पणी करने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। हाँ, जो काम है, काम में हमारा कोई अनुभव है, अगर कटु अनुभव, तो मैं बिल्कुल साझा करता हूँ। अगर इस ढंग का कोई चीज़ आया तो मैं बोलता हूँ। मैंने ये किया, मैं सोच करता था लंबे लंबे, मैं ऐसे लोगों का जो पैसे रख लेते हैं, कलाकारों का, मीडिया में डिस्कशन करके उनके पैसे दिलवाया। वो भी कहानियां हैं, लोग जानते हैं जी। सर मेरे पास तो सर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, मेरे जहन में है। मेरे दिमाग में ना, मैं एक चीज़, जब मैं आपके बारे में, जब मैं चीज़ें रिसर्च कर रहा था आपके बारे में और बाकी चीज़ आज के इंटरव्यू को लेके जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही थी कि भोजपुरी गाने में डबल मीनिंग का इस्तेमाल क्यों होता है बहुत ज़्यादा। मेरे मन में ये सवाल आया कि जितनी भोजपुरी ऑडियंस, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी पेरेंट्स गांव में रहते हैं, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, मेरे फादर रहते हैं गांव में, नाना नानी दादी सब रहते हैं। मैं जब अपने नाना नानी और दादा दादी को देखता हूँ तो मेरी जो फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, वो इस तरह गाने सुनने पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी विरोध करते हैं इस तरह चीज़ों का। और इसी भोजपुरी समाज में इस तरह की चीज़ें परोसते हैं। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि भोजपुरी में अधिकतर जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जितने समाज है हमारा, वो टॉलरेट करते हैं। यहाँ तो आजकल लोग इनटॉलरेंट हैं,
वहाँ आज भी भोजपुर जहाँ गांव में जो लोग रहते हैं वो भी बहुत टॉलरेंस है, विरोध करते हैं, पर्दा होता है उनके बीच में। उस भोजपुरी समाज के लिए आप ऐसे गीत बना रहे हैं। यही तो उनको समझना है। ये बताइए, अब आपने स्टडी किया, मैं सोचा सर, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, यही अगर उनको समझ में आ जाए। भोजपुरी फिल्में आपके हिसाब से एक अंदाजा बताए कितने लोग देखते होंगे? टारगेट ऑडियंस रहती सर उनकी कितने? अब मैं एग्जैक्ट आपको नंबर्स में नहीं बता पाऊंगा। मैं बताता हूँ, इसको समझिए, इसका व्याकरण समझिए जरा। ठीक है। हम बताते हैं कि हिंदुस्तान में भोजपुरी भाषियों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। लगभग 20 करोड़ है। 20 करोड़। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल हो गया, बिहार के जिले हो गए, मध्य प्रदेश के मतलब ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है टोटल उतनी पॉपुलेशन के बराबर टोटल भोजपुरी ऑडियंस है। हाँ ठीक है, ये 20 करोड़। 24 करोड़ और 10 करोड़ जो है हाँ। वो हिंदुस्तान के बाहर हैं। मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम, गुयाना, टेडनाम, टोबैगो, ये भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। मॉरिशस में ही कम से कम 9 लाख लोग हैं, वहाँ 14 लाख पॉपुलेशन है। मैं 2-3 बार गया मॉरिशस। अब समझिए, भोजपुरी फिल्में देखिए, समझ में आपको आ जाएगा कितने में बनती है। बजट क्या होता है भोजपुरी फिल्मों का? एक फिल्म का बजट, एवरेज बजट 1 करोड़ होता है। 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की फिल्में बन जाती है। 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़। एक फिल्म, एक टिकट अगर मान लीजिए 50 रुपए का है हॉल वगैरह में, तो कितने लोगों को, 2 लाख लोग देखे तो कितना हो गया? 1 करोड़। माने 2 लाख लोग अगर देख लें तो फिल्म की लागत निकल जाएगी। अगर 4-5 लाख लोग देख ले, 5 लाख लोग भी देख लें तो फिल्म डबल हो जाएगा। डबल का हो गया ना, 1 करोड़ का 2 करोड़। जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर जाते हैं वही सोचा चलो डबल तो पैसा हो जाए ना। ठीक है, 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़, इससे बढ़िया धंधा क्या होगा? ठीक है, थोड़ा ये भी करेंगे। तो 5 लाख 7 लाख लोग भी यूट्यूब वगैरह सब मिला के OTT, मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग भी देख लिया। मैं 5 लाख को 1 करोड़ बोल रहा हूं, तो भी 19 करोड़ लोगों ने नहीं देखा जो नहीं देखना चाहते हैं। आधी आबादी नहीं देखती है महिलाएं गानों के कारण, बच्चे नहीं देखते हैं, कॉलेज जाने वाले नहीं देखते हैं। आप बनारस के हैं, नहीं देखते हैं, मेरे बच्चे नहीं देखते हैं, मेरे घर में कोई नहीं देखता है। तो नहीं देखता, मैंने 20 करोड़ में 19 करोड़ लोग नहीं देख रहे हैं। 5 लाख मान लीजिए तो समझ लीजिए कि 5 लाख ही लोग देख रहे हैं 20 में, तो देख कहाँ रहे हैं? तब इतना ये है। अगर सारे लोग देखने लगे, एक जमाना था जो फिल्में बनी शुरुआती दौर में 61-62 में, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी वो, लागी नहीं छूटे राम, विदेशिया, धरती मैया, बलम परदेसिया, दुल्हा गंगा पार के, लोग बैलगाड़ी में बैठकर उस ढंग से देखने जाते थे फिल्में। तब जब भोजपुरी फिल्में बननी शुरू हुई, कोई जानता नहीं था भोजपुरी फिल्म बनेगी, हिंदी के पैरेलल उनको देखा गया, अच्छी फिल्में थी। पता है, जब पहली फिल्म बनी गंगा मैया तो पियरी चढ़ी वो, तो जुमला निकला था, वो लगी प्रकाश टकीज बनारस में, तो जुमला निकला था कि गंगा नहा विश्वनाथ जी के दर्शन करा, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी वो देख के तब घरे जा। तो ये फिल्मों के प्रति श्रद्धा थी, वो तो खत्म हो गई ना, अपने ही लोगों ने नकार दिया। नहीं देखते सर, हमारे यहाँ भी गांव में है ना सर, लोग खूब दबा के देखते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं सर, सुनते हैं। हम 19 करोड़ मत कहिए सर, ज्यादा लोग सुनते हैं गाने। मैं फिल्म की बात किया ना, देख रहे हैं तो कितना लोग देख रहे हैं? वही ज्यादा लोग देखते हैं सर, तो फिर पैसा ज्यादा देखते हैं। तो फिर तो फायदे आप तो गाँव के हैं सर, गाँव में जाइए ना सर, वही मिलेंगे, पूरे गांव भर बजाते हैं। दोनों बात देखिए, गांव में भी लोग मना कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, देखने को तो शहर में भी देख रहे हैं। कौन लोग देख रहे हैं? आप परिवार में बैठ के कितना देखते हैं? पूरे ही देखते हैं। आप परिवार में बैठ के कितना देखते हैं? यहाँ पे हाँ, जो पढ़ लिख गए हैं वो नहीं देखते हैं सर। ऐसा नहीं है, पर वो तो फिर मिलियंस में कहाँ चले जाते हैं? अब चले जाते हैं कैसे? एक ही बंदा बार बार चांद पर से कोई उतर के नहीं देखता है, यही लोग देख रहे हैं। तो अब इसको समझिए कि यूट्यूब पर आया लोगों ने बैठ कर देखना, ये सहूलियत है। तो धीरे धीरे इन गानों से उनका बिजनेस चल रहा है। और वो स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी नहीं, वो लोग सिंपल फंडा है जो पैसा लगा रहा है कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लगाया हूँ 1 करोड़ और मुझे 4 करोड़ चाहिए, ठीक है। उसको जो आप देख रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई पर बिजनेस चलता है कि जिसका मार्केट में डिमांड होगा हम वो करेंगे। आदर्श अपनी जगह है, आपकी फिलॉसफी, हमारी फिलॉसफी, अरे ये अश्लीलता है, ऐसा कर देना चाहिए, मार दो गोली। लेकिन बाजार अपनी जगह, बाजार सिगरेट बेचता है, बाजार दारू बेचता है, पता है कि इससे लीवर खराब होता है, और इससे खैनी बेचता है कि इससे कैंसर हो जाता है। आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। मतलब बात आप वही कह रहे हैं सर, बिल्कुल जायज बात आप यही कह रहे हैं कि मिला जुला के सीडी बहुत बिकती हैं, और एक तो होता है ना सर कि जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग चल गया तो यहाँ पे गानों में अश्लीलता डाल दीजिए, चल जाएगा। नहीं, ये यही नहीं है, इस पर ज्यादा शोर हुआ है। क्या साउथ में नहीं है? पंजाब में बहुत सारे जगह है। मैं ये तर्क नहीं दे रहा कि वहां है तो यहाँ भी होना चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री जो बाजार में उतरा है, ठीक है ना, वो बेचने के लिए निकला है, और जो चीज का डिमांड होगा उसकी वो सप्लाई करेगा। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलने के लिए अभी क्या सोचते हैं आप? अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर
किसी बड़े ओहदे पे रहते हैं, सेंसर पे रहते कुछ हो, अगर आपको बदलना कुछ नहीं, हो तो क्या सेंसर बदलते अगर हैं आप? सेंसर से ही हो जाता तो ये होता ही नहीं। आपको बदलना हो तो सारी मान लीजिए। फिल्में सुनिए, सारी फिल्में सेंसर बोर्ड में जाती हैं, बिना सर्टिफिकेट तो वहीं से मिलता है, उसके बाद भी ये फिल्में आ रही हैं, तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? मान लीजिए सर आपको मौका मिले जी कि आपको बदलना है, जी जी। क्या बदलते हैं आप? कुछ नहीं, अगर मेरे हाथ में हो जाए तो मैं तो कई बार बोला भी इन लोगों से कि एक ऐसा बोर्ड बनाओ जो कहानी को फाइनल करे, गानों को फाइनल करे, वो एक फिल्टर हो और उसके बाद जाए, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक, ठीक है, वो हमारा चॉइस होगा या 10 लोगों की टीम है उनका चॉइस होगा। अगर बाजार उसको नकार देगा, ये है, बाजार अगर उसको नकार देगा तो हमको एक बैलेंस बना के, मैं भी गाना लिखता हूँ सिचुएशन के हिसाब से लिखता हूँ, तो सेम सिचुएशन है, एक ऐसे देते हो चवन्नी छाप राइटर को कि वही सब लिख रहा है तो वो गाने जाते हैं, लेकिन मैं फिल्टर करके लिखता हूँ। राज कपूर ने किया कि आप ब्यूटी दिखाओ, आप सुंदरता दिखाओ, वल्गरिटी मत दिखाओ, सब कुछ दिखा दो, कोई वल्गर नहीं कहे। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे खूबसूरती को दिखाते हैं, ये यहां से होता है। जो फिल्म बनता है ना, वो कैमरे से नहीं बनता है, वो फिल्म कहां से बनता है कि जो उसका डायरेक्टर है या उसका राइटर है, वो किस चीज को कैसे विजुलाइज कर रहा है, देख कैसे रहा है। आपकी ये बात सुनकर ना हमको एक बात याद आ गई। जी। पहले क्या होता, पहले यानी 1990 के गाने देखिए, वो फूल रखा हुआ है सर, वो फूल को टकराते थे तो समझो, मतलब वो महसूस हो जाता था आदमी को, नहीं अब कुछ हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, है ना। तो वो मतलब अगर वो सीन को मतलब किसी को दिखाना आता था तो सामने वाला समझ जाता था कि नहीं यार ऐसा है। तो आप जो बता रहे हो सर कि विजुलाइज करने का तरीका, अलग सीन दिखाने का तरीका, फिल्टर करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। हाँ, होगा नहीं, प्रैक्टिकल सर, गलत भी नहीं है। समय के साथ चीजें देखिए बदली। आप 90 के दशक में जो चीजें थी आज नहीं, आज का जनरेशन जो जिसको जेन जी बोल रहे हैं, उसकी सोच प्यार के बारे में, शादी के बारे में बिल्कुल 90 वाला नहीं है। वो अपने तरीके से सोचता है, वो फ्रीडम है। गलत है कि सही, वो आपको लगता है, उनको नहीं लगता है गलत है सर। मैं बोल रहा हूँ गलत है वो। आप और हम कौन होते हैं? मुझे एक बात बताइए। हम वो यही बोल रहे हैं कि ये आपका विचार है, लेकिन आपका विचार यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसा नहीं है, मेरा विचार यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा नहीं। मेरे पास तर्क है, सबके पास तर्क है। उन बच्चों के साथ बैठिए, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों के प्रति तर्क है। हम जिस चीज को सत्य या अच्छा या सही समझ रहे हैं, वो सबके लिए सही नहीं हो सकता है। जैसे लिविंग टुगेदर, आप हो सकता है आप सोचते हो कि नहीं गलत है, हम सोचते हो कि गलत है, किसी को लगता है कि नहीं सही है, तभी हो रहा है। ये सब का सब डिबेटेबल चीज है। मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा तर्क देता हूँ। तर्क सिर्फ इतना है सर, जैसे मान लीजिए कि आजकल जो महिलाएं लगातार क्राइम कर रही हैं, आप बता रहे हो सर, जैसे लिविंग, ये सब इसी का नतीजा है ना। क्यों हो रहा है? मैं तो सवाल पूछता हूँ सबसे, क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था, आज क्यों हो रहा है? क्या कारण है आजकल ऐसा हो रहा है? मैंने तो कई सारे साइकोट्रिस्ट से भी बात की इसके बारे में। मैंने उनसे पूछा कि जो आज इतने सारे केसेस हो रहे हैं, अतुल सुभाष का हो, सोनम का हो, जो लगातार आ रहे हैं मामले सामने, एक मामला अतुल सुभाष का जिस दिन चला उसके बाद लगातार मामले आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले मैंने सुना था कि पति मारते हैं, आज तो मैं सुना पत्नी जान से मारती है, क्यों? देखिए, अब हम लोग विषयांतर हो रहा है, हम उस पर जाएंगे ना। पहले जो शादियां होती थी, मैं उसके फेवर में नहीं बात कर रहे हैं, औरतें आवाज़ नहीं उठाती थी, उनकी डिपेंडेंसी थी मैक्सिमम की कि नहीं हस्बैंड के साथ आ गए हैं, जीवन गुजारना, वो बहुत सहती थी, बहुत बर्दाश्त करती थी। गलत हस्बैंड बाहर में रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है कमाने के लिए, अब जैसे लोग दुबई जा रहे हैं, बाहर रह रहा है, वहाँ वो कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ रिलेशन भी बना पा रहा है, लेकिन औरत सही चाहिए, वो घर में चाहिए, वो सहती थी, 2-2 साल वेट करती थी। इसीलिए जो गाने लिखे गए वो विरह के गाने लिखे गए, पिया परदेसिया, ये सारी चीज़ें होती थी। अभी की लड़कियां मुखर हो गई हैं, वो टीवी में आके काम कर रही हैं, रोड पर उतर रही हैं, उनको संविधान का ज्ञान है, आवाज़ उठाती हैं, तो ये हो गया। वो इसीलिए शुरू हुआ लिविंग में, एक दूसरे को जाने और समझे। मैं बोल रहा हूँ कि चाकू आपके पास है, ये सारा आपके विवेक पर है कि सब्जी काटेंगे किसी की जान लेंगे। फाइनली ये है कि चाहे कोई भी समय हो, सब आपके विवेक पर है। अगर वो नहीं है तो आप घर में रह के भी प्रताड़ित, दुखी हो सकते हैं और लिविंग टुगेदर में भी अच्छे रह सकते हैं। मतलब वही सर, आजकल टेस्ट ड्राइव चल रहा है, लिविंग को बस ये है कि आप अपने हिसाब से। अभी हुआ ना कि जर्मनी में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में हम लोग रहे तो पूछे, बोला कि हमारे यहाँ पहले फर्स्ट लव्स कम, पहले प्यार होता है, फ्रेंडशिप होता है, फिर प्यार होता है, फिर हम शादी में जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ डायरेक्ट शादी होती है। लड़कियों के लिए हम भाई और बाप जो है जाकर लड़का देखता है, या लड़कों के लिए भी रिश्ते आते हैं और फादर ही फाइनल करता है और शादी हो जाती है। एक अजनबी से शादी होती है और हम पूरा जीवन मोहब्बत के साथ निभा लेते हैं, एक दूसरे को जानने। तो ये चलता रहा कल्चर। अब लोगों में चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो हम समय की गति को रोक नहीं सकते। हमको संतुलन बनाना होगा हर समय के साथ। हमको अपने विवेक से एक बैलेंस सिस्टम बनाना होगा। न तो पुराना जो दौर था वो पूर्ण रूप से अच्छा था, और न ही आने वाला दौर पूर्ण रूप से खराब है। सब में कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, हमको संतुलन बनाना होगा।
कैसे संतुलन बनाएंगे सर? बस विवेक से आपको समझना होगा। आजकल तो लोगों के पास विवेक कम होते जा रहा है क्योंकि इंटॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। नहीं नहीं, विवेक नहीं कम हो रहा है, विवेक तो खूब बढ़ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम या इस चीज़ें इसलिए कम हो रही हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल खराब होते गया, और धीरे धीरे इसीलिए वापस हम पुराने दौर में लौट रहे हैं। लोग पहले था 4 बजे भोर में उठते थे, योगा करते थे, मड़ुआ बाजरा मिलेट्स खाते थे। अब सब वापस जा रहे हैं। जिसको गाय को खिला देते थे मिलेट्स, अब हम शौक से महंगा खरीद के खा रहे हैं क्योंकि समझ में आ गया कि भाई बहुत जरूरी चीज़ था। हम 2 बजे रात को सो रहे हैं और जग रहे हैं 11 बजे। अब समझ में आ गया कि नहीं, भोर में उठो। 4 बजे उठने से पूरा कॉस्मिक रे और ब्रह्मांडीय किरणें आती हैं आपके दिमाग में, आप जीवंत हो जाते हैं। तो लोगों की चेतना जग रही है, और जिनको अपने आप में परिवर्तन करना है वो परिवर्तन कर रहे हैं, और जिनको दारू पी के सोना है आज भी सो रहे हैं। ये है। ठीक है सर, क्योंकि मैं इस पे बोलूँगा तो डिबेटेबल हो जाएगा सर, जी जी है ना? और सर आगे हम बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव पे। जी जी। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? हाँ हाँ, मतलब फिल्म फेस्टिवल हो गया, ये हो गया। चूंकि मैं फिल्मों के शूट से मेरा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से इंटरव्यू किया, बात किया, इतना जैसे आपसे बात कर रहे हैं, कभी सेट पर रहना। हमारी मुलाकात है, कई बार कार्यक्रमों में मुलाकात है उनसे। जी। कैसे हैं सर? ठीक है। एक अनगढ़ आदमी है जो गढ़ा हुआ नहीं है, गांव से निकला हुआ, जो गांव में जहां पर चौपाल से शुरुआत होती है गायकी की, और चूंकि एक परंपरा बनी 2000 के बाद की, जो गायक जरा भी सफल हुए, हिट हुए, उनको उठा लो और फिल्में बना लो। फिल्में मिली, धीरे धीरे मेहनत करते करते यहाँ आने के बाद सीखते 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 फिल्मों में आ गया। तो आप अपने खेसारी लाल ऑडियंस को को कब से जानते हैं? खेसारी लाल जब से फिल्में आए तब से मैं जान रहा हूँ। जानने तब को तो में पहले अब जब क्या बदला सर? नहीं, एक्टिंग बदली, धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान एज ए इंसान क्या बदला उनमें? नहीं बता सकते, क्योंकि इंसान के बारे में जब तक हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पर्सनल साथ में, तो किसी के बारे में हम नहीं बता सकते कि अच्छा है बुरा है। कोई इंटरेक्शन, हमारा जो इंटरेक्शन रहा है वो क्रिएटिव लेवल मेरा, जैसे मेरा ही गीत है। आप देखिए करोड़ों लोगों ने देखा है, खेसारी लाल पर फिल्माया गया है, माँ पर गीत है, चरा छोड़ा के। म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे फोन किया, मैंने गाना लिखा, वो गाना हुआ, उन पर शूट हुआ, हमारा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ, गाने बन गए। तो व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते अच्छा है बुरा है क्या है कैसा है। लेकिन हाँ, फिल्म में धीरे धीरे उस आदमी ने अपने आप को तराशा है। पॉपुलरिटी के जो फंडे हैं उसको पता है बाजार में, उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए बाद में टिका हुआ है। इस बात को कोई नकारता नहीं है, इस बात से कोई नकारता नहीं है सर। जी। कोई नकार भी नहीं सकता, ये क्योंकि चीज आपको दिख रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सेट वेट पे जाते हैं सर, तमाम लोगों से मुलाकातें होती हैं। नहीं जाता मेरा, नहीं कुछ, न मैं डायरेक्टर हूँ न मैं प्रोड्यूसर हूँ। एज ए फिल्म क्रिएटिव, फिल्में देखी, उस पर समीक्षा की, गाना लिखता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर से बात हुई, तो इन लोगों के साथ कभी रहना या उस ढंग से कभी हमारा इंटरेक्शन उस ढंग से रहा ही नहीं किसी के साथ। खेसारी लाल का भी कुछ दिन पहले एक खेसारी लाल यादव का कुछ दिन पहले एक जिम वाला वीडियो वायरल हुआ था, देखा था क्या सर आपने? हाँ, वो तो वायरल ही हुआ था, तो वायरल हो गया तो सबके पास पहुंची, जिसमें वो उनकी हीरोइन है जिसके साथ वो बैठ के और उसका क्रिटिक, बहुत सारे लोगों ने ये भी किया, उन लोगों ने अपना तर्क दिया, उनका ये सब चीजें है। तो अब वायरल होने के लिए ही उन लोगों ने किया था या ऐसे किसी ने बना लिया, क्या पता, भगवान जाने। जी। बढ़िया लगा सर। उसमें क्या अच्छा, उसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? उसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे फंडा अपनाते हैं वायरल होने के लिए, उसमें भी एक फंडा है, क्या सोच कर किया गया, इसमें अच्छा और बुरा। तो आपको लगता है नए लोग को आने की जरूरत है इंडस्ट्री में? आ रहे हैं, जरूरत क्या, आ ही रहे हैं। ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ये यही नहीं चलेंगे। इसके पहले एक दौर था, 90 के पहले, 2000 के पहले किसी और का दौर था। इसमें शुरुआत हुई वहां पर सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह, उसके पहले असीम कुमार, इन लोगों का दौर चला गया। अब तो सुजीत कुमार भी नहीं रहे, राकेश पांडे का भी डेथ हो गया, कुणाल सिंह बचे हुए हैं पुराने दौर में। उसके बाद मनोज तिवारी, रवि किशन का दौर आया, बहुत सारे लोग आए जो नहीं चले और साइड हो गए, बहुत सारे हीरो आए उस समय और भी जो नहीं चल पाए। उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ, पवन और खेसारी का टाइम आया, उसके बहुत सारे और नए लड़के आए हुए हैं, अरविंद अकेला, कल्लू है, रितेश पांडे है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो पीढ़ियां आती रहेंगी जाती रहेंगी और सिलसिला चलता रहेगा। और फिल्मों का भी ये चेंज होगा, जो 20 साल में चला है, आप देखिए अगले 5 साल में देखिए फिल्मों का दौर चेंज होगा, कंटेंट चेंज होगा, गाने चेंज होंगे, सब चेंज हो रहा है। और लोगों को भूख हो गया कि नहीं अच्छी फिल्में, और बीच बीच में भी बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन लोगों में लोग क्या है ना कि जैसे 4 लोगों ने कहा अश्लील अश्लील अश्लील, खराब खराब खराब, तो 4 से 40 लोगों ने बिना देखे, और अगर उनसे पूछ दे कि आपने कितनी फिल्में देखी है, वो चलते फिरते गाने आपने सुना, उसके आधार पर फिल्में कितनी देखी है, कितने गाने सुने हैं, अच्छा गाना कितना खोजने की कोशिश की है, तो नहीं है। तो वो क्या, भीड़ जब ज़्यादा, आप
टोकरी में अगर 5 भी सड़े टमाटर हों तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, बदबू फैलाते हैं, लेकिन अच्छे पर नज़र नहीं जाती है। लेकिन काम बीच बीच में भी होता रहा है, बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हुई हैं उस दौर में। विदाई देखिए, फिरंगी दुल्हनिया देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, क्लासिक फिल्में बनी हुई हैं। तो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है और उम्मीद, हमेशा अच्छे की उम्मीद करना चाहिए, वो चेंज होगा। पढ़े लिखे लोगों के साथ और भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोचिए, मैं आपको बताऊं, एक गाने का अगर बॉलीवुड में कोई एक बार भी उसका गाना चल गया ढंग का है तो लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ 10,000, 15,000, 5,000 पर लोग गाने लिखते हैं। तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि हम बॉलीवुड ही लिखे, कि 5 गाना भी लिखे तो 5 लाख मिला, यहाँ 5 लाख के लिए उसको, वही म्यूजिक डायरेक्टर का है। तो जो भी अच्छे राइटर हैं वो भी चाहते हैं। तो जो अच्छे कलाकार हैं, आप देखिए ना, अपने यहाँ के पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, अखिलेंद्र मिश्रा, बहुत सारे लोग, प्रकाश झा उतना समय। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जो लोग जिसमें टैलेंट है, क्यों लोग कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं इंजीनियरिंग करने, पैसा उनको ज़्यादा मिलता है। पैसा सबको चाहिए, ज़रूरत है, सर्वाइवल है, वहाँ रेस्पेक्ट भी है, नाम भी है। यहाँ पर कलम वालों की कोई इज्जत नहीं है, तो बहुत सारे अच्छे लोग चले जाते हैं। तो ये चेंज होना होगा। एक देखिए, हीरो को 40 लाख रुपए ले लेता है, 50 लाख रुपए ले लेता है, लेकिन उसी फिल्म का एक जो राइटर है, कलम वाले को, जिस पर पूरी फिल्म की नींव टिकी हुई है, गाना तो पहले लिखा जाएगा ना, फिर म्यूजिक बनेगा। म्यूजिक डायरेक्टर में मौलिक म्यूजिक बनाने वाले लोग कम हैं भी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, उतना बजट नहीं देते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए मुझे किसी ने गाना लिखवाया और मुझे बोला कि भाई आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैं उस गाने का 5 वर्जन लिखूंगा, नहीं सटी, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो। उस पर मैं अगर 2 लाख दिया तो 15 दिन दे सकता हूँ, 1 महीना दे सकता हूँ। लेकिन कोई 10,000 रुपया दे रहा है, जहाँ तीसरी बार बोलेगा तो आपको पैसा है, आपको परिवार चलाना है। तो ये सोचना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो राइटिंग है, जिसकी जो नींव है, चाहे स्क्रिप्ट का हो, कहानी का हो, संवाद का हो, गीत का हो, तो वहां पर भी पैसे खर्च करें। जो म्यूजिक डायरेक्टर है, अधिकांश वही फिल्में चली हैं, इतिहास साक्षी है, जिनके गाने अच्छे रहे हैं। तो आप ध्यान नहीं देंगे, बस कॉपी पेस्ट, छापो, छपाई ज्यादा चलता है। एक धुन हिट हो गया, उस पर 50 गाने बन जाएंगे। दोनों में से सर अच्छा कौन लगता है, खेसारी लाल और पवन सिंह? नहीं, ये अच्छा और बुरा, ये कंपैरेटिव, दोनों अच्छे हैं अपने हिसाब से। देखिए, फिल्मों के हिसाब से इसकी गायकी अच्छा है। जो इंटरटेनर की बात करें, पवन में वो इंटरटेनमेंट नहीं है जो खेसारी लाल में है। खेसारी लाल कंप्लीट इंटरटेनर है, पवन कंप्लीट सीरियस बंदा। हाँ, गायकी इनकी अच्छी है, खेसारी से बहुत अच्छी है गायकी। तो सबका अलग अलग ये है, इसलिए तुलना किसी एक दूसरे से ऐसे कि ए या बी ऐसे नहीं हो सकता है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हैं, आपका आना जाना है सर, उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है। जैसे बॉलीवुड में कास्टिंग काउच है, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है? ये मैं समझ गया। हाँ या नाम बताइए। ये नहीं, हाँ या नाम नहीं बता सकता ना, जो देखा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी, ये सवाल हर इंडस्ट्री के लिए और घिसा पीटा सवाल है, इस पर बात होगा। अब मैं लड़कियों से सवाल किया, हीरोइनों से, कि कई ने आरोप लगाया कि देखो भाई, कास्टिंग काउच तो है, कास्टिंग काउच तो है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि भाई, सारी हीरोइनें ऐसा ही बोलती हैं कि कास्टिंग काउच तो है, लेकिन मेरे साथ, सुन, 2 लोगों ने खुल के बोला है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कास्टिंग काउच तो है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। तो फिर ये किसके साथ होता है? ठीक है। और जहां पर भी 2 चीजें हैं, ये चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे साउथ का इंडस्ट्री हो, 2 चीज है कि अगर लड़की खुद उस रास्ते से आगे बढ़ना चाहती है तो भी, या वो ऑफर करते, ये बिजनेस है। यहाँ पर जो मेल है उसको मौका मिलता है, वो चाहता है और खुद तैयार है तो भी, या प्रोफेशनली वो आगे बढ़ने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड, ये चलता होगा। ये है, हिंदी में भी उठे हैं सवाल, भोजपुरी में भी उठे हैं सवाल। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने पहले कोशिश की लड़कियों ने कि ठीक है कि हम इस रास्ते से जाएं, और बाद में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या काम नहीं मिला, या अनबन हो गई, तो इसको आवाज बना। ये तो आकलन है सर, ये तो आकलन है। हम जितना भी कुछ कर रहे हैं ना, जब आंखों देखी नहीं है तो हमारा आकलन ही है, चाहे मीडिया में पढ़ के या उनकी कही हुई बातों से हम देखे नहीं है, तो एक आकलन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आकलन है, क्योंकि 2 भोजपुरी के एक्टर हैं, एक मोनालिसा, एक अक्षरा सिंह। दोनों ने ही आरोप लगाया है, मीडिया आके साफ तरीके से खोल के बोला है सामने कि हाँ, यहाँ पे ये चीज होती है और डिमांड्स किए जाते हैं। उस पे मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, तो मैं बोल तो रहा था, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये सवाल, अगर वो कह रही हैं, मैं मतलब मैक्सिमम उन्होंने कहा किसने किया डिमांड, तो नाम भी बताए ना, नाम किसने किया, फिर इन्होंने क्या एक्शन लिया। मैंने यही कहा, मैंने जितने लोगों से बात की कि भाई बताओ खुल के,
ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। वो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री जहां पर है तो कई बार आवाज नहीं उठाती हैं, कई बार आवाज उठाती जब उनके चीजें उनके अनुरूप नहीं होती है, लेकिन होता होगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में है। मैं बिहार पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा विषय नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बात कर सकते हैं। हमारे उसमें रुचि है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ में बहुत ज़्यादा, वो हमारा विषय भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, ठीक है। और जो वहाँ पर जाति की राजनीति है, जो कि मिटना यूपी में भी है, बिहार में भी, दोनों भाई भाई हैं, तो उससे ऊपर उठ कर डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। क्या लगता है सर आपकी कौन सी पार्टी अच्छी है जो कास्ट कैडर से उठ के काम करेगी बिहार के? देखिए, अभी प्रशांत किशोर को लेकर एक उम्मीद बदी है, लेकिन पता नहीं, इतिहास समय आने वाला बताएगा। बहुत सारे लोग बातें अच्छी अच्छी करते हैं चुनाव के समय, और बोलने में वाकपटु हैं तो अच्छे से चीज़ों को रखते हैं, लेकिन धरातल पर वह कितना उतरेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है उनसे। आपको लगता है कि प्रशांत कुमार में दम है? मुझे तो लग रहा है, लग रहा है बनना चाहिए उनको। बातचीत में बन सकता है और बनना चाहिए, मौका तो देना चाहिए। बाकी लोगों को तो मौका दे ही चुके हैं, देने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लालू के राज्य में और नीतीश के राज्य में आपने क्या बदलाव देखे? नहीं, आपके सामने थे दोनों। जो लालू वाला तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की स्थिति थी बिहार में, लोग डरते थे और जंगल राज तक कहा गया। नीतीश ने डेवलपमेंट का कुछ काम नीतीश जी ने किया वहाँ पर, बहुत सारा सड़कों को लेकर, ये को लेकर, लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस ढंग के उनके स्टेटमेंट आए, जिस ढंग की चीज़ें आई, तो वह उस काबिल है नहीं कि ठीक है, अब उम्र भी हो गई और कई बार वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता है। तो नेतृत्व तो बदलना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को, नए लोगों को, जो कि चाहते हैं कि अच्छा हो, उनको आना चाहिए, मौका देना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको 3-4 नाम देता हूँ, 4-5 नाम लूंगा मैं सर। जब मैं आपको नाम बोलूंगा तो आपके मन में क्या भाव रहता है उस व्यक्ति के लिए, फटाक से, विदिन 2 या 4 सेकंड में? क्या पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारा बहुत नहीं है उसमें पॉलिटिकल में, तो इसलिए मतलब ये लगा ना कि वो मैं पास कर रहा हूँ क्वेश्चन। भाव क्या आता है सर? कि वो है ही नहीं, वो मेरा फील्ड नहीं, इसलिए मैं ना तो आज तक कभी, मैं इतने वर्षों से लिख रहा हूँ, न तो एक लेख लिखा हूँ पॉलिटिकल। मैं यहाँ पर क्या हो गया, मैं हमेशा विरोध करता रहा हूँ कि ये ऐसा, मतलब ये हो गया कि एक समझिए कि क्रिकेट वाले को ले जाके फिल्म का अवार्ड और फिल्म वाले को क्रिकेट का अवार्ड, उससे सवाल कर लेते हैं मीडिया को। जो हमारा फील्ड नहीं, एक्सपर्टीज, अगर मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं तो मैं कोशिश करता हूं मुझसे फिजिक्स के सवाल पूछे जाएं, मुझे दूसरे से सवाल नहीं। अवेयर है सर आप तो, मतलब सिनेमा के लिए काम करते हैं, अगर सिनेमा के बेहतरी, सिनेमा है, गीत है, एंटरटेनमेंट है, साहित्य है, हाँ, तो उसमें काम करते हैं, रास्ता होकर गुजरता है। तो आपको इसमें अवेयर नहीं, उसका पॉलिटिक्स दूसरा है, पॉलिटिक्स के रास्ते से नहीं गुजरता है, उसका खुद ही मीडिया एक चैनल है, मीडिया का अंदर का पॉलिटिक्स दूसरा है, उस पॉलिटिक्स से नहीं गुजरता। मीडिया के अंदर का पॉलिटिक्स मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी तरह फिल्म का भी है, सिनेमा का भी है, यह बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उसमें मैं बहुत ये नहीं बता सकता क्या है। मैंने बताया, जैसे प्रशांत किशोर का पूछा, अभी उम्मीद जग रही है, मैं भी कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो, समय बताएगा, लेकिन जिस ढंग की वो बातें कर रहे हैं, जिस ढंग से रणनीति बना रहे हैं, तो एक आशा जगी है। मैं किसी पार्टी का ऐसा नहीं कि ठीक है इनका समर्थक और उनका विरोधी, या बाकी जो लोग किए हैं उससे थोड़ा सा ये हुई है, निराशा हुई है। ये जैसे मैं बाकी लोगों की राय भी पूछ रहा था सर आपसे, जैसे मैं नाम लेता हूँ नीतीश कुमार का, आपके दिमाग में क्या आता है? बताया तो, नीतीश बताया कि अभी उनकी उम्र भी हो गई है और वह क्या बोलते हैं, तो इसलिए बहुत नीतीश बताया। नीतीश जी, तेज प्रताप नहीं, मैं नहीं सोच, मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ अभी उनको ठीक से कि वो दूरदर्शिता, नहीं 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 नहीं। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी वहाँ बिहार में कहाँ है, वो तो दिल्ली में है, दिल्ली में कर रहे हैं, ठीक है। 3 बार मनोज तिवारी बने, इतना विरोध, हवा उल्टा, तो है तो दूरदर्शिता। पहले लगा कि नहीं, कलाकार आदमी है, बहुत भावुक, राजनीति में नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो दूरदर्शिता है, लेके लोगों को कैसे लेकर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये तीसरा टर्म है ना। एक उनका वीडियो आ रहा था, एक उनका बहुत बढ़िया वीडियो चल रहा था, है ना, किसी ने कार में बैठ के उनसे पूछा कि कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं बाहर, तो उन्होंने 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख, 120 लाख आंकड़ा दे दिया था। अच्छा, वो वीडियो चर्चा में था, वो देखा। फिर बाद में कह रहे मैं कंफ्यूज हो गया जब सामने वाला आदमी ने बताया कि सर ये 20 लाख, ये 30, ये 50 हो गया, कुल 120 हो गया, कितने लोग गरीबी से बाहर हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, तो मैं कंफ्यूज हो गया, और मैं इसलिए भी सवाल रखा आपसे, जी जी, क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मनोज, आपका वो जंक्शन है सर, उस पर आपने इंटरव्यू किया था मनोज तिवारी का,
तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, मैंने कई बार किया। हम लोग बैठे, हम देखिए फिल्म वाले जितने लोग हैं, मनोज जी हैं, रवि जी हैं, इन लोग के साथ तो फिर किया, इंटरव्यू भी किया हूँ लंबा और बैठा भी हूँ। लेकिन कोई भी आदमी लगातार टिका हुआ है 3 बार तो दुर्दशा है। कैसे जनसंपर्क लगातार, ये चीज़ तो है। और बाकी जो है ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अमित शाह, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए रणनीतिकार हैं, दोनों मिलकर ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है। बहुत, बाकी मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो बहुत, मैं पहले ही कहा कि मैं ठीक से मेरे से सब लोग सहमत हों, एक एक आदमी के बारे में पूछे तो जब तक नहीं, लेकिन ठीक है। वो रणनीतिकार अच्छे हैं, उनको पता है अपनी पार्टी के लिए। कई को लोग होता है कि देश के लिए अच्छे हैं, कई लोग पार्टी के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो पार्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, देखिए हम लोग जो आकलन करते हैं ना जब पास नहीं, तो मीडिया की खबर या उनके पार्टी और उनके चीज़ों को लेकर तो मुझे मैच्योर्ड नहीं लगे, लेकिन पता नहीं उनके मुकाबले में प्रियंका गांधी, पता नहीं उनको कितना पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, तो सपोर्ट में ही क्यों रहती हैं। पॉलिटिकल लीड लेने के लिए तो कहीं मुझे कुछ दिखा नहीं प्रियंका में। भले चेहरा मिल गया इंदिरा गांधी का, लेकिन इंदिरा गांधी का तो मुझे कुछ कहीं से कुछ दिखता है नहीं, वो इंटेलिजेंस दिखता नहीं। चीज़ें, पानी पी लिया जाए ना? हाँ बिल्कुल पी लीजिए सर आप। इंदिरा गांधी वाला लुक ही मिला, उनका इंटेलिजेंस तो कहीं आज तक कुछ झलका नहीं। सर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, मैं आपके बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने हर जगह से छाना, आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैंने ढूंढ ढूंढ के चैट जीपीटी को एकदम फोर्स कर दिया कि बताओ मुझे कंट्रोवर्सी, आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं सर। आप देखिए कंट्रोवर्सी, और एक चीज़ है सर, हाँ, इंडस्ट्री के भीतर अब रहेंगे ना, ठीक है, हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोग, लेकिन हम लोग संतों जैसा काम करते हैं। मतलब एक तो मैं बताया कि 20 साल से उस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन कभी मैं फालतू गाना लिखा नहीं। सिचुएशन भी अभी कई फिल्में इधर इस साल लिखा हूँ, देखिए नवंबर दिसंबर में आएंगी, आप देखेंगे गाने। दूसरा चीज़ कि जब आप साथ में काम करते हैं ना, कई लोग क्या होता है दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब साथ में किसी के काम करते हैं तो वहाँ पर वो आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है, और ये मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ अपने जीवन में, आप क्यों उम्मीद करते हैं कि सब कोई आपको अच्छा कहे या सबके लिए अच्छे आप हो ही नहीं सकते। आप अच्छा भी काम करें तो 10 आपके दुश्मन होंगे, 10 आपकी बुराई करने वाले वो होंगे, सामने करें या पीठ पीछे करें। तो जो काम करने वाला इन सब चीज़ों में अगर फंस जाएगा कि कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, तो काम नहीं कर पाएगा, क्रिएटिव काम नहीं होगा, इससे ऊपर उठ जाना होगा। आप वो मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, जो आप उपाय, इन चीज़ों का तारीफ भी क्या स्लो पॉइजन है, तारीफ का भी और निंदा का भी आप पर जितना कम से कम प्रभाव हो, नहीं तो ये दोनों आपको, जो अधिकांश लोगों के साथ हो रहा है, डिप्रेशन में ले जाएगा, आपकी एनर्जी को कम करेगा। इसलिए कोई तारीफ भी कर रहा है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है तारीफ वाली, आप सतर्क हो जाइए। किसी को अगर बना के रखना है किसी से ना जी, उसकी तारीफ करिए सर। नहीं, समझदार लोगों भी समझ रहे, देखिए आप जेन्युइन तारीफ अगर कर रहे हैं, वो समझने वाला समझता है कि किस ढंग से, यही बात है कि वो भी नुकसान करता है आपको। मैं मतलब कि जीवन संतुलन का नाम है, नहीं संतुलन में रहेंगे, लय का नाम है। संगीत उसी से फूटता है, आप में लय नहीं है, आप में तारतम्यता नहीं है, तो आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हर जगह आपको बैलेंस रखना है, लय में रहना है। सर आप बहुत सहज और बहुत अच्छे हैं, और आपने तमाम पुरस्कार और ये सम्मान मैंने देखा 2006, 2013, 2014, 2018, 2022, 2023 और 2025 में जो आपको मिला है। आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आखिरी पड़ाव में है सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ और आपके साथ द ओपन शो का पॉडकास्ट हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। आपको मज़ा आया? अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर आपका।